हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमंस चारों ही तरफ से तबाही मचा रहे थे और वो बस किसी भी सूरत में यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन को ढूंढना चाह रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अंदर एल्डर वगैरह मौजूद होते हैं और अब फिलहाल वो हाउचुन और बाकी सारे लोगों से बात कर रहे थे। सारे ही टीम मेंबर्स इस जगह पर मौजूद होते हैं और तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि बाहर जो है ढेर सारे डीमंस खड़े हुए हैं और इनकी पूरी की पूरी सेना ही आकर खड़ी हो चुकी है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर सिपाही आकर बताने लग जाता है कि यहाँ पर जो बाकी सारे डीमंस वगैरह थे वो भी यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से डर चुके हैं और कुछ डीमन तो यहाँ से जेड माउंटेन की तरफ भी चले गए हैं और उन्होंने अटैक करना थोड़ा बंद कर दिया है। जिसके बाद एल्डर उसे वहाँ से भेज देते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल वो अब हाउचुन के ग्रैंडपा से बात करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हो। तभी वो कहने लग जाते हैं कि खैर छोड़ो इन सभी बातों को, मैं तो यहाँ पर आया हूँ अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए। जिसके बाद सारे ही लोग उनकी बातों को सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि यहाँ पे फ़िलहाल अभी कनेक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर है। हाउचुन के फादर और हाउचुन के ग्रैंडपा बिल्कुल सेम ही लग रहे थे। जिसके चलते यहाँ पर अब फ़िलहाल एल्डर जोंगजू कहने लग जाते हैं कि खैर जो भी हो, तुम्हारा ग्रैंडसन जो है वो देखने में काफ़ी बेस्ट है। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, और तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी कुछ बुरी नहीं है। जिसके बाद वो ये कहने लग जाते हैं कि मेरे परफेक्ट किड के लिए, हालांकि यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे आपस में, तभी यहाँ पर एल्डर जोंगजू को गुस्सा आ जाता और वो कह रहे थे कि अच्छा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगे, कह रहे थे कि सर, लेकिन सर उनकी बात सुन ही नहीं रही होती। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और डरी डरी भी नज़र आ रही होती है। जिसके बाद तो उसके ग्रैंडपा को ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो अगेन उसके पास जाने के बाद उसकी तरफ को आगे बढ़ के बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई नज़र आ रही थी और वो डर रही होती है। जिसके साथ ही हाउचुन अब उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रख लेता और कह रहा था कि ग्रेट ग्रैंडफादर, इसकी मेमोरी अभी भी वापस नहीं आई। जिसके बाद तो यहाँ पर जैसे ही शहर की मेमोरी की बात बाहर निकलती है तो अगेन बाकी सारे लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था शहर के लिए, और यहाँ पर वो भी फिर वापस से हाउचुन को देखने लग गई थी। तब यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि मेरी गलती है, अगर मैं उसे प्रोटेक्ट करता तो शायद से ही सब कुछ होता ही नहीं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्पायर का बाहर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखे थे। और हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि तभी हाउचुन ये कहने लग जाता है कि सैर को बस अब इतना ही याद रहा है कि उसे एकेडमी ऑफ लव ब्रोकन रिलेशनशिप में भाग लेना है। जिसके साथ यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं उसके बारे में कि आखिर सैर को ऐसा कैसे हो गया, लेकिन फिर भी अब क्या ही कह सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हाउचुन आगे बता रहा होता है कि इसे अब कुछ भी याद नहीं रहा। जिसके साथ ही अब यहाँ पर एल्डर जोंगजू ये कहने लग जाते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होता है पूरी की पूरी टीम के लिए ही। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे टीम मेंबर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद हाउचुन बता रहा होता है कि सैर ने फ़िलहाल स्टार्ट कर दी अपनी डिवाइन अवेकनिंग, जिसकी वजह से वो टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हालांकि तभी हाउचुन के ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्राउन प्रिंस मुझे लग रहा है कि बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ और डीमन किंग को इसके बारे में इंडीड पता चल ही गया होगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि उसने इसी सब चीज़ों के चलते ही इतने लार्ज स्केल के ऊपर वॉर को स्टार्ट किया है, क्योंकि उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया था। और साथ ही उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा चिल्लाकर कहा था कि हाउचुन डेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सारे लोगों का ये जो जिहाद है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। तभी हाउचुन को देखते हैं जो कि थोड़ा घबराता हुआ नज़र आ रहा होता है और कह रहा था कि असल में बात ये नहीं है, बात तो ये है कि हम लोगों ने उस सुपर डीमन प्लेयर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये तीनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि क्या सच में तुमने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनने के बाद तो जोंगजू तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था हाउचुन जो भी उनसे कह रहा होता है। जिसके बाद वो ये कह रहे थे कि पिछले 6000 सालों से पूरी एंटायर अलायंस के अंदर कोई ऐसा नहीं कर पाया, डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही है। हालांकि तभी यहाँ पर जो
हाउचुन के ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा शायद से तुम डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो अनलेस तुम्हारे पास में एक स्पेशल एबिलिटी हो उससे डील करने के लिए। जिसके बाद हाउचुन कह रहा था कि ग्रैंडफादर, आपने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। अब जो मैं आपसे आगे कहने वाला हूँ वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और अलायंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर हाउचुन के ग्रैंडपा तुरंत यहाँ पर एक साउंड प्रूफ शील्ड लगा लेते हैं और फिर कह रहे थे कि अब हमारे सिवा यहाँ पर हमारी बातों को कोई भी नहीं सुन पाएगा क्योंकि शील्ड लग चुकी थी। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउचुन के सारे ही दोस्त उससे इशारा कर देते हैं इस बात को रिवील करने के लिए। तो फिर हाउचुन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मेरे पास में जो स्पेशल एबिलिटी है वो स्पेशल एबिलिटी मैं खुद नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर हाउचुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अब हाउए को समन कर लेता है और कह रहा था कि ये मेरे पास में जो मेरा गुड लक है यही है। और साथ ही हम देखते हैं कि हाउए अभी फ़िलहाल अपने आसपास की सारी ही चीज़ों को देख रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र में हाउचुन आता है तो वो तुरंत ही उसको प्यार करने लगा था। अब वो देखने लग जाता है कि सैर भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तभी यहाँ पर सैर की तरफ को भी बढ़ रहा होता है और सारे ही लोग हाउए को देखने के बाद अब फिलहाल ये कहने लग जाते हैं कि इसे देखकर तो ये लग रहा है कि शायद सी डीमंस का कोई नेचुरल एनिमी ही होगा जिसकी वजह से ये यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। तभी हाउचुन बता रहा होता है कि हाँ, इसके पास में काफ़ी सारी मैजिकल पावर है और इसी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसने मेरा साथ दिया। इवन मुझे तो ये लग रहा है कि डीमन किंग को भी शायद से इसके बारे में पता चल गया है और इसी वजह से उसने इस होली वॉर को भी स्टार्ट कर दिया है। हाउए और मेरा ब्लड कांटेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। हाउचुन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी नीज के ऊपर बैठ जाता और कह रहा था कि हमारी इंटेंशन सिर्फ इतनी सी है कि आप हमारा इस चीज़ के ऊपर पूरे तरीके से साथ दें कि हम आगे जाके फ़ाइट करें। अब यहाँ पर जैसे ही हाउचुन ये बात कहने लग जाता है और ये भी कह रहा था कि मैं आपसे बेग करता हूँ इस चीज़ के लिए कि अलायंस को आप मुझे सौंप दें, क्योंकि हाउए और मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है ग्रो होने की और हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग इनफ भी हैं कि फ्यूचर के अंदर सारी चीज़ों को हैंडल कर सके और हम बाकी सारी डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। बस आप हमें एक मौका देके देखिए इस कॉन्टिनेंट के लिए। जिसके साथ ही हाउचुन की बात जैसे ये एल्डर सुनते हैं तभी उसके ग्रैंडपा उसे उठा लेते हैं और वो यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, समझे, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर जोंगजू जो थे वही कहने लग जाते, अगर ये जो तुम्हारा पेट है अगर ये स्वाभाविक रूप से तुम्हारे दुश्मन यानी कि डीमन किंग का दुश्मन है तो फिर तो मुझे ये लग रहा है कि डीमन किंग के खिलाफ ये हमारा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अब हाउए को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उनके ऊपर आ रहा था, वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ को ही आगे जा रहा होता है और यहाँ पर सीमा सियान और लिनसिन ये देख के काफ़ी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि आखिर इस ओल्ड मैन ने उसे कंट्रोल कैसे कर लिया। जिसके बाद वो वापस से उसे हाउचुन को ही दे देते हैं और कह रहे थे कि अब से तुम लोग यहाँ से चले जाओ और बाकी सारी चीज़ें हम खुद देख लेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, अलायंस एकदम ही सेफ है। ये सुनने के बाद वो ये भी कह रहे थे कि वैसे भी अगर डीमन स्टार गॉड ने वो जो ग्रेट प्रोफेसी की है अगर वो सच भी हो गई फिर भी हमने सोच लिया है कि आखिर हमें क्या करना है। जिसके साथ ही अब वो ये कह रहे थे कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि जो टेरिफाइंग फोर्सेज हैं हमें इससे डील करना है। हालांकि यहाँ पर हाउचुन फाइट करना चाह रहा होता है और तभी यहाँ पर वो इस चीज़ को कहने भी वाला था, लेकिन तभी एल्डर जोंगजू ये कहने लग जाते हैं कि देखो हिस्ट्री के जो 6000 साल हैं तुम इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सोच रहे थे कि शायद से इन्होंने अलाउ कर दिया है इन सारे लोगों को फाइट करने के लिए, लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए कह रहे थे कि वेट। जिसके बाद सारे ही लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और कह रहे थे कि तुम सबको अपने रिस्पेक्टिव टेम्पल्स के अंदर वापस चले जाना चाहिए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हो चुके थे ये बात कहते हुए और कह रहे होते हैं कि और रही बात इन सारे ही दुश्मनों की तो फिर इन्हें हम खुद ही देख लेंगे। जिसके बाद इन सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि आखिर एल्डर ये क्या कह रहे हैं। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम जहाँ भी जाओगे डीमन की आई तो तुम्हारे ऊपर है ही, खैर जो कुछ भी हो तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। तभी यहाँ पर चेरी चैन कहने लग आती है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मैं तो ज़रूर से ही जाऊंगी हेल्प के लिए। जिसके बाद बाकी सारे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि हमें हेल्प के लिए जाना है और हानियो भी यही कहता है। तभी यहाँ पर जोंगजू को गुस्सा आ जाता है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपने काफ़ी सारे ऑरा को रिलीज़ करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि आसमान अभी कितना ज़्यादा ऊँचा है और धरती की गहराई कितनी ज़्यादा है। जिसके बाद ही बाकी सारे लोगों को काफ़ी बुरा लगने लग जाता है क्योंकि अब वो ये समझ सकते थे कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे एल्डर के सामने।
जिसके चलते हाओचुन भी चुपचाप हो जाता है और यहाँ पर एल्डर का डिसीज़न इन सभी को मानना पड़ता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे कि एल्डर जोंगजू ने इन सभी से कहा था, तो फिर सारे के सारे लोग यहाँ पर तुरंत ही चले गए थे अपने अपने टेम्पल्स के अंदर और सभी लोग अपना अपना काम करने लगे थे। हाओचुन भी यहाँ पर सेना के साथ में होता है, लेकिन सभी के दिल में इस बात का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर क्यों फाइट नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ इन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवा रही थी, क्योंकि इन्हें तो बस अपने मिशन के ऊपर जाना था। लेकिन फिर भी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं और सीमा सियान को तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी। जिसके साथ ही हाओचुन और सैर को देखते हैं जो कि साथ में बैठे हुए थे और कह रहे होते हैं कि ये हॉलीडे पूरा का पूरा हमारे लिए ही प्लान किया गया था और इसी के चलते हम यहाँ पर इस हॉलीडे को अब इंजॉय कर रहे हैं या फिर स्पेंड कर रहे हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इसी तरीके से अब पूरे 11 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी तरीके से पूरे 11 दिन बीत चुके थे और अब हाओचुन और शहद दोनों ही फॉरेस्ट में को आए हुए होते हैं। वो कुछ वक्त के लिए टहलना चाह रहे थे, जिसके चलते कुछ वक्त साथ में ही बिताने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर अब जब ये दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ रहे थे, तब यहाँ पर सैर पूछने लग जाती है कि हाओचुन कितना वक्त और लगेगा। तभी हाओचुन उससे कहने लग जाता है कि बस अभी 120 स्टेप्स और बचे हैं। ये सुनने के बाद वो हैरान थी और कह रही थी कि 120 स्टेप्स। जिसके बाद यहाँ पर वो हाओचुन के साथ चलने लग जाती है और हाओचुन कह रहा होता है कि जब हम होली सिटी के अंदर दोबारा मिले थे तब तुमने अपने विजन को लॉस कर दिया था। जब फिर मैं तुम्हारे साथ गया तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए, तब मैंने तुमसे पूछा कि आखिर कितना वक्त और लगने वाला है, और फिर मैं तुम्हारे साथ में ही रहा। तब तुमने मुझसे कहा कि 76 फीट अवे, यानी कि 76 फीट। जिसके साथ ही वो उसके साथ चलते चलते उसे डायरेक्शन इस तरीके से ही बता रही थी। तभी हाओचुन कह रहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ रह रहा था तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुमने कितना ज़्यादा सफ़र किया होगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मेरी भी ऐसे ही हैबिट बन गई डिस्टेंस को फुट के थ्रू यहाँ पर मेज़र करने की, और फिर मैं भी ऐसे ही मेजरिंग को सीख गया। जिसके बाद यहाँ पर अब फाइनली वो पूछने लग जाती है कि हाओचुन में कैसी थी। जिसके बाद वो कहने लग जाता है कि वैसे तो सभी लोगों की आंखों में सैर काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन मेरी आंखों में वो बहुत बहुत ज़्यादा लगे। तुम ब्रेव हो, तुम अलग हो, और साथ ही तुम इस ग्रास की तरह हो जो कि यहाँ पर हार्डशिप के वक्त भी डरती नहीं है और ना ही घबराती है, बल्कि डार्कनेस के अंदर भी वो सिर्फ तड़पती है उस रोशनी के लिए जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर कहने लग जाता है कि तुम मेरे लिए वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिक हो शहर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक माहौल भी हो चुका था, क्योंकि ट्री भी यहाँ पर मौजूद होती है और उसकी लीफ ऐसे भी झड़ के गिर रही थी और साथ ही कुछ फ्लावर पेटल्स भी यहाँ पर गिर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि उस वक्त जब मैंने अपने पेरेंट्स को पहचानने से इनकार कर दिया था, तब वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड थे और वो मेमोरीज़ शायद से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रही होंगी। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स का वही सैड फेस याद करने लग जाती है और हाओचुन भी उस दौरान काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गया था। जिसके साथ ही वो उससे पूछने लग जाती है कि उस वक्त मुझे लगा कि शायद से तुम एक बहुत ही ज़्यादा सैड पर्सन हो, है ना। तभी हाओचुन उससे कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं सैड तो था। जिसके साथ ही अब वो ये भी कहने लग जाती है कि हाओचुन जो मेमोरीज़ मैंने खो दी क्या वो इम्पोर्टेंट थी। जिसके साथ ही हाओचुन को देखते हैं जो कि अपने हाथ के ऊपर एक बटरफ्लाई को रखता है, और फिर उसके साथ ही वही कहने लग जाता है कि असल में सैर गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और जो तुम्हारी मेमोरीज़ हैं वो भी खो गई हैं। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो थोड़ी पेनफुल भी हैं, लेकिन सैर पास्ट की मेमोरीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में मेरे हिसाब से तो हम अभी भी मेमोरीज़ को बना सकते हैं। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन तुरंत ही अब सैर के हाथों को पकड़ लेता है, फिर कह रहा था कि सैर क्या हम एक बार फिर से इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सहर भी अब थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी और फिर उसके बाद तुरंत ही वो हाओचुन को गले लगा लेती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं और काफ़ी वनरेबल दोनों फील कर रहे थे। जिसके साथ ये सीन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आ रहा होता है। अब रात का वक्त हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे अब फ़िलहाल बैठे हुए होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि टेबल पे ढेर सारा खाना भी रखा हुआ था। जिसके साथ ही यहाँ पर लिनसिन काफ़ी खुश हो रहा होता है फूड को देखने के बाद। वो यहाँ पे रखा हुआ चिकन खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही सीमा सियान वो फूड उठाकर खाने लग जाता है। हाओचुन को देखते हैं जो कि सभी से कहने लगा था कि एवरीवन फूड कैसा है, मैंने बनाया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अब सीमा
सियान ये कह रहा था कि कैप्टन क्या सच में ये सारा का सारा आपने बनाया है और आप खाना भी बना सकते हैं, जिसके साथ ही लिनसिन और साथ ही शूलिन ये सभी के सभी काफ़ी हैरान हो गए थे क्योंकि इससे पहले इन्होंने हाओचुन को कुकिंग करते हुए नहीं देखा। तभी हाओचुन ये कहने लग जाता है कि हाँ, पहले जब मैं अपनी मदर की हेल्प किया करता था कुकिंग करने में तभी मैंने ये थोड़ा बहुत सीख लिया था। जिसके साथ ही अब यहाँ पर लिनसिन उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब हम हमारे शेफ़ के लिए यहाँ पर टोस्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग धीरे धीरे करके उठ के खड़े हो गए थे, लेकिन चेरी चैन यहाँ पर उठकर खड़ी नहीं हो रही थी। जिसके बाद शूलिन भी उसको कह रही होती कि आखिर क्या हुआ, उठकर खड़ी क्यों नहीं हो रही हो। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाती है कि कल सुबह हम लोग अलग होने वाले हैं ना। ये सुनने के बाद तो सभी लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और शूलिन उसे वापस से एक बार फिर से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हाओचुन यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि एवरीवन, आप सभी मेरे साथ चलो, आपको मुझे कुछ बताना है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग अब बाहर की तरफ को आ गए थे और तभी हाओचुन कहने लग जाता है कि मुझे याद है जब मैं पहली बार इस जगह पर आया था, मैं सिर्फ लेवल 6 पे था और हम एनिमी की टेरिटरी के अंदर भी घुस गए थे। मुझे पता था कि तुम सभी मेरे साथ में हो और मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ही हाओचुन अभी भी यही कह रहा होता है कि मैं अलोन नहीं हूँ और मैं तुम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम सभी ने इतनी ज़्यादा टॉलरेंस और साथ ही अंडरस्टैंडिंग शो की। अब हाओचुन की बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर सारे लोग थोड़े इमोशनल हो गए थे। हाओचुन ये कह रहा होता है कि हम सभी ने साथ में काफ़ी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को क्रिएट किया है। ऑल्दो अभी हम लोग यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा के लिए तो सेपरेट नहीं ना हो रहे। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि डीमंस का टारगेट मैं हूँ और इसी वजह से हमें इस डेंजर से निकलने के लिए सब कुछ करना होगा। अभी यहाँ पर चेरी चैन वापस से रोने लग जाती है और हाओचुन नोटिस करता है कि सैर भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही है। तभी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पर ट्रस्ट करें और 1 साल बाद वापस से यहाँ आए और फिर खुद को इस चीज़ के बारे में प्रूव करके दिखाएंगे कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, जिससे कि सभी लोगों को अब थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। सैर भी ये कहने लगी थी कि ऑलराइट, हमें ही करना होगा। जिसके बाद अब हम शूलिन को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि हाँ, हम 1 साल बाद मिलेंगे। और तभी यहाँ पर लिनसिन और साथ ही सीमा सियान ये कहने लग जाते हैं कि 1 साल का वक्त एक फ्लैश के अंदर ही निकल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल लिनसिन जो था वो कुछ चीज़ों को इन सभी में कंट्रीब्यूट करता है और कह रहा था कि ये सभी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और अब सभी को खुद का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद वो वहीं पर जाके खड़ा हो जाता और कह रहा था कि अब मैं प्लान करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि 1 साल बाद हम लोग वापस से जियांगलिन पास के अंदर वापस आएंगे और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होऊंगा और मैं तुम सभी को कंट्रीब्यूशन के तौर पे ट्रिब्यूट भी दूंगा। जिसके साथ ही वो अगेन उदास हो गया था क्योंकि सभी के दिल में इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि चेरी चैन जो थी वो सभी से कहने लग जाती है कि दरअसल मेरी स्पिरिचुअल पावर जो है वो 92.19 है। जिसके बाद तो यहाँ पर सारे लोग हैरान हो गए थे। तो वो कह रही होती कि असल में मैंने अपनी अवेकनिंग को बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ ने कहा था कि मैं इसके बारे में किसी को भी ना बताऊं, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं बताया। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी के लिए हाथों से एम्ब्रॉयडरी करके कुछ लेकर आई हुई होती है और वो सारे ही एम्ब्रॉयडरी टोकन वो धीरे धीरे करके सभी को दे देती है, जो कि उसने शूलिन के साथ में मिलकर बनाए थे। उसके पीछे एक मैसेज भी लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़ने के बाद तो अब लिनसिन रोने लग जाता है। सीमा सियान को भी काफ़ी रोना आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर हाओचुन सभी से कह रहा होता है कि एवरीवन, हमें 1 साल के अंदर यहाँ पर वापस से मिलना भी है और याद रखो कि हम सारे के सारे उस एक आसमान के नीचे हैं जो कि हमेशा से ही एक है। तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही घबराने की। और अब से हम डीमन हंटिंग ग्रुप के सारे मेंबर्स अगेन 1 साल बाद मिलेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हाओचुन एक फॉर्मेशन को बनाने लग गया था और कह रहा होता है कि जैसे ही सोल चेन खत्म होगी तभी हम लोग कुछ वक्त के लिए यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, तुम सभी को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम सभी खुद को प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग अभी फ़िलहाल खड़े हुए होते हैं। जिसके बाद हाओचुन कह रहा होता है कि लीडर के तौर पे मैं तुम्हें ये अपना आखिरी ऑर्डर दे रहा हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चेन वहाँ पे ख़त्म होती है और तभी यहाँ पर वही कहने लग जाता है हमारे डीमन हंटिंग ग्रुप एक बार फिर से अपनी उसी शान को हासिल करेगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सुबह का वक्त हो चुका था और ये सारे के सारे अपनी स्पेस शिप के अंदर बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उस जगह से जा रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर जोंगजू जो थे सभी को उनकी शिप्स के अंदर बिठा दिए होते हैं और हाओचुन जो था वो अब आगे आने लग जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो सभी को बाय भी करने लग गया था। सभी लोग अपनी अपनी शिप्स के अंदर से हाओचुन को बाय कर रहे होते हैं। तभी लिनसिन कह रहा होता है कि मैं 1 साल बाद वापस आऊँगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के।
इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सभी लोग अपने कैप्टन यानी कि हाओचुन को बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। हाओचुन भी सभी को जाता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा भी यहाँ पर मौजूद थे और हानियो भी, जो कि उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि अब हम लोग यूलोंग पास के लिए रेडी हैं, चलो हाओचुन। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन अब फिलहाल वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब वो पलट के एक बार शहर को देखता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फिलहाल दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। हाओचुन तुरंत ही शहर का हाथ पकड़ लेता और फिर उससे कह रहा था कि शहर देखो, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। तभी वो मुस्कुराने लग जाती और कह रही थी कि हाँ, 1 साल के बाद हम लोग मिलेंगे। हाओचुन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी शिप की तरफ को जा रहा था और तभी अब वो यहाँ पर खुद से कह रही होती है कि हाओचुन, पास्ट की मेमोरीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाओचुन भी अब उसे बाय बोल देता है और यहाँ पर डोर भी क्लोज हो गया था, जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्यों मुझे लाइक करते हो। और साथ ही जैसे जैसे हाओचुन जाता जा रहा होता है तभी वो ये भी कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी सारी चीज़ें फेस की हैं, लेकिन हाओचुन मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि मैं भी अब तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। और वो अब उसे बाय कर देती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि इनका शिप भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और जैसे ही यहाँ पर ये लोग शिप के अंदर बैठे थे तभी यहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंडपा और कह रहे थे कि हाओचुन, मैं चाहता हूँ कि तुम और शहर जल्दी से जल्दी अपने लेवल 8 को भी हासिल कर लो। जिसके बाद हानियो कह रहा था लेकिन 1 साल के अंदर ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम और बाकी मेंबर्स लेवल 7 को यहाँ पर हासिल करोगे। जिसके बाद हाओचुन कह रहा होता है लेकिन लीडर, 1 साल के अंदर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? अलायंस के अंदर अभी किसी ने भी इस तरीके का काम नहीं किया है, आखिर क्यों आप इनके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको कर रहे हो? तभी हाओचुन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और साथ ही ग्रैंडपा से भी ये कहने लग गया था कि मैं अलायंस के इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि मैं यहाँ पर लेवल 8 को हासिल कर सकूँ। साथ ही ग्रैंडपा भी ये कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल, और हम भी तुम्हारी इंटेंसिटी को यहाँ पर बढ़ा देंगे जिससे कि तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़े और तुम और भी ज़्यादा जल्दी अपने लेवल 8 को हासिल कर लो। जिसके बाद हमें कुछ वक्त बाद देखने के लिए मिलता है कि ये लोग यूलोंग पास के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद हाओचुन कह रहा होता है कि तो क्या यही है मोस्ट पावरफुल यूलोंग पास? जिसके बाद वो अपने आसपास देख रहा होता है और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आके कहने लग जाते हैं कि हाओचुन, आज तुम आराम कर सकते हो और कल सुबह आने तक का इंतज़ार करो। जिसके साथ ही हाओचुन को कुछ तो याद आ रहा था, सडनली उससे अपनी मदर की याद आने लग जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी नज़र एक लेडी के ऊपर पड़ गई थी।